नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। एजेंडा में आपका स्वागत है। जीडीपी के आंकड़ों ने बता दिया कि तरक्की की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। विकास दर 4.8 से घटकर 4.4 रह गई है, जो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन देश के आर्थिक हालात को लेकर चौतरफा गिर रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज राज्यसभा में फट पड़े। नाराज मनमोहन सिंह ने यहां तक कह डाला कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां विपक्ष संसद में प्रधानमंत्री चोर है का नारा लगाता हो। लेकिन नेता विपक्ष अरुण जेटली ने भी तुरंत पलटवार किया और कहा, दुनिया के किसी मुल्क में सांसदों के खरीद फरोख्त के जरिए प्रधानमंत्री ने विश्वास मत भी हासिल नहीं किया। संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री के बयान को विपक्ष ने पूरी तरीके से निराशाजनक बताया। लेकिन सियासी पलटवार अपनी जगह, सवाल प्रधानमंत्री के गुस्से का है। आखिर प्रधानमंत्री की इस नाराजगी की वजह क्या है? क्या मौजूदा हालात में खुद को हताश, बेबस और निराश पा रहे प्रधानमंत्री? कहीं ऐसा तो नहीं गुस्सा अपनी पार्टी से हो और उबार निकल रहा हो विपक्ष पर? यही आज का एजेंडा। Have you ever heard of a situation in a parliamentary system where the Prime Minister of the country is not allowed to introduce the members of his Council of Ministers? And that is what happened in 2004. Have you heard of any other country where the members of the opposition walk into the well of the house shouting, the Prime Minister chor hai, Prime Minister chor hai? Minister, please tell us, have you heard of any democracy where Prime Minister won a vote of confidence by buying members of Parliament? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नेता विपक्ष अरुण जेटली के बीच शुक्रवार को राज्यसभा में हुई इस नोकझोंक के राजनीतिक मायने बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री बताना चाहते हैं कि विपक्ष सरकार की राह में लगातार रोड़े अटका रहा है, कामकाज करना मुश्किल हो गया है। यानी बिगड़े हालात की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, विपक्ष की भी है। लेकिन अरुण जेटली के बयान ने साफ कर दिया कि विपक्ष भी प्रधानमंत्री को बख्शने को तैयार नहीं। यही वजह है कि देश के आर्थिक हालात पर हुई बहस पर प्रधानमंत्री के जवाब के दौरान विपक्ष की ओर से लगातार टोका टाकी होती रही। कोयला घोटाले की गुम फाइलों का भी सवाल उठा। इस पर प्रधानमंत्री ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वे फाइलों की रखवाली नहीं कर रहे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में आर्थिक हालात पर बयान दिया। उन्होंने रुपए की कीमत में आई गिरावट के लिए सीरिया संकट से लेकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आ रही मजबूती जैसे अंतर्राष्ट्रीय कारणों को वजह बताया। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि हालात को देखते हुए सोने की खरीद और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में किफायत बरतनी चाहिए। साथ ही ये भरोसा दिया कि देश की आर्थिक बुनियाद काफी मजबूत है और संकट से जल्द पार पा लिया जाएगा। लेकिन विपक्ष उनके बयान से जरा भी संतुष्ट नहीं हुआ। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के बयान को पूरी तरह निराशाजनक बताया। लोकसभा में बीजेपी ने वॉकआउट भी किया। विपक्ष की नेता जो खड़ी होकर कुछ बोलना चाहती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस तरह उठ के चले गए जैसे हम सब बेकार लोग लोकसभा में बैठे हैं और हम मानते हैं कि उन्होंने विपक्ष का और सदन का घोर अपमान किया है। कुल मिलाकर देश के बिगड़े आर्थिक हालात को विपक्ष अपनी राजनीतिक ताकत बनाने में जुटा है, तो सरकार इसके लिए विपक्ष को भी जिम्मेदार ठहराकर उसकी रणनीति को नाकाम करना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से ये आंकड़ा भी दिया गया कि 1999 से 2004 के बीच लोकसभा में केवल 18.95 बार कार्यवाही रुकी, जबकि अब ये आंकड़ा 36.7% है। यानी सरकार काम करे तो कैसे? यानी हालात ऐसे हैं जिससे प्रधानमंत्री और विपक्ष के बीच में संवादहीनता की स्थिति पैदा हो गई है। प्रधानमंत्री गुस्से में है। अमूमन ऐसा गुस्सा वो दिखाते नहीं है, लेकिन आज उनका गुस्सा फट पड़ा। इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल हैं। क्या प्रधानमंत्री गिरती अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी अपने सिर लेने को तैयार नहीं है? दूसरा सवाल, क्या गुस्से का इजहार कर मनमोहन अपनी कमजोरी का ठीकरा विपक्ष के सिर फोड़ रहे हैं? तीसरा सवाल, क्या राज्यसभा में दिखा प्रधानमंत्री का गुस्सा दरअसल उनकी हताशा का इजहार था? क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री सोनिया की राजनीति से सहमत नहीं और इसका गुबार विपक्ष पर निकल रहा है? और आखिरी सवाल, क्या प्रधानमंत्री लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के ईमानदार विश्लेषण के लिए तैयार है?
ये वो सवाल है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। जाहिर है सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इतना साफ है कि अर्थव्यवस्था को लेकर देश सचमुच नेतृत्वहीनता की स्थिति से गुजर रहा है और हमारा एजेंडा साफ है, गिरती अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी लेनी होगी सरकार को। बात करने के लिए हमारे साथ है मुंबई से कांग्रेस के नेता संजय निरुपम, बीजेपी के पीयूष गोयल, सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर गिरती अर्थव्यवस्था पर अपना भाषण दिया, उससे लगा उस वक्त, उसके पहले लग रहा था कि शायद देश थोड़ा आशान्वित होगा, लोगों को था कि प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, अर्थव्यवस्था को थोड़ा भरोसा देंगे, लेकिन बात राजनीति की निकल आई। ये उनकी बेबसी है, हताशा है या क्या है? नहीं, इसमें बेबसी और हताशा ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये सच है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक तात्कालिक तौर पर एक संकट के दौर से गुजर रही है और इस अर्थव्यवस्था के संकट के लिए निश्चित तौर पर घरेलू कुछ कारण हैं, लेकिन बाहरी कारण भी हैं। और ऐसे में बड़ा कारण यह है कि सरकार जब भी कोई कदम उठाना चाहती है इस अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, विपक्ष के तरफ से जिस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा होती है, दुर्भाग्यवश उस प्रकार के सहयोग नहीं मिल पाता है। एक दूसरी बात, जब आप विपक्ष के सामने ये रखते हैं कि आपके शासनकाल में अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग इंडिकेटर्स थे उसमें सरकार या देश की अर्थव्यवस्था किस लेवल पे थी और आज किस लेवल पे है, तो विपक्ष थोड़ा सा अलबला जाता है, अकबका जाता है, क्योंकि आज इतने सारे संकट के बावजूद 1998-99 से लेकर 2004 के बीच, चाहे एक्सटर्नल डेट का विषय हो या एक्सपोर्ट का विषय हो या जीडीपी का विषय हो, कहीं ना कहीं हमने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। हाँ, उस समय की जो सरकार थी, कोई आर्थिक संकट के दौर से सरकार कभी नहीं गुजरी, क्योंकि अब दुनिया में आर्थिक मंदी नहीं थी। उस समय इंपोर्ट बिल इतना नहीं बढ़ा था, क्योंकि गोल्ड, आयरन ओर और कोल तीनों चीजों का इंपोर्ट इतना ज्यादा नहीं होता था और क्रूड ऑयल का भाव इतना हेवी नहीं संजय जी, आज एक्सपोर्ट हमने बढ़ाया, लेकिन इंपोर्ट भी उससे ज्यादा बढ़ गया है। तो तकलीफ है, संकट है, हम स्वीकार कर रहे हैं। इसमें ये देश की अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, तो इसमें विपक्ष को भी सहयोग देना चाहिए। दुर्भाग्यवश उस प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। बट आप विपक्ष का मतलब होता है कि वो सरकार को सहयोग क्यों करे? विपक्ष से आप सहयोग की उम्मीद क्यों करते? यह भी तो हो सकता है कि सरकार विपक्ष का सहयोग लेना ही नहीं चाहती, संवादहीनता की स्थिति बन गई है। 1991 में जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों की गति हुई थी, तब नरसिम्हा राव के बारे में कहा गया था, उन्होंने विपक्ष के साथ संवाद स्थापित किया, उनके साथ बातचीत की और एक कंसेंसस बना के भरोसे में लेकर अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधारों की गति पर रखा। आज मनमोहन सिंह जब 4.4 की इकोनॉमी है तो कहते हैं विपक्ष हमको सहयोग करे, जब 9% होती है तो विपक्ष का सहयोग नहीं लेते हैं। तो आज तो यह बात कहना गलत है? ऐसा नहीं है आशुतोष, ऐसा नहीं है जी। जो आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम है, ये एक अनवरत प्रक्रिया, अनवरत सिलसिला है और इस प्रक्रिया को जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी तो उसने चलाया। जब हम आए तो पहले हाथ में तो बहुत अच्छा चला, या कह सकते पहले यूपीए में बहुत अच्छा चला, दूसरे यूपीए में जानबूझ करके जो आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में रोड़ा अटकाने का काम विपक्ष ने किया। ये उनको विरोध करना बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन देश की कीमत पे और देश की अर्थव्यवस्था की कीमत पे नहीं। हाँ, समय समय पर कुछ घोटालों की कहानी निकल के आती रही जिसके ऊपर सरकार ने कभी मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि उनकी छानबीन करवाने की दिशा में एकदम से पारदर्शिता के साथ वो छोड़ दिया कि भाई आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए। सुप्रीम कोर्ट को बोला कि ठीक है आप मॉनिटर करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बार बार घोटालों के नाम पे अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए कोई भी कदम उठाए जा रहे हो, कोई भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हो, उन कार्यक्रमों को रोकना, और घोटाला हुआ इसलिए अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, मुझे लगता है यह कहना थोड़ा गैर जवाबदेही है इसकी विपक्षी पार्टियों की। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबली कंस्ट्रक्टिव तरीके से, रचनात्मक तरीके से सहयोग देने की कोशिश करनी चाहिए, देश के हित में, अर्थव्यवस्था के हित में। संजय जी, आप अभी भी कह रहे हैं, यानी आपका मानना है कि विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा। पीयूष गोयल जी, क्या वाकई विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा है? यह भी देखने में आया है कि पिछले 4 सालों के अंतर्गत जिस तरीके से, खासतौर पर यूपीए 2 में जिस तरीके से संसद में कामकाज लगभग नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं विपक्ष को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पहली बात तो मुझे सुनाई नहीं दिया संजय ने क्या कहा जी। पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि विपक्ष की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आज जो जनता का गुस्सा है, जनता का आक्रोश है, इतने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है देश में, इतने बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं जिसको सरकार
क्लियर नहीं कर रही है। इतने सारे केसेस है, जुडिशरी को इंटरफियर करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार अपना काम ठीक ठाक से नहीं कर रही है। ऐसी परिस्थिति पे हमारी भी जिम्मेदारियां हैं कि हम जनता की आवाज संसद में उठाएं। ऐसे में अब सरकार हमारी आवाज को दबोचने की कोशिश करे या सरकार हमें कोई जवाब ना दे या जवाब दे के अपना भाग जाए कि भाई अब हमने जवाब दे दिया, चर्चा कुछ नहीं होगी। बट पीयूष जी, चर्चा करें, हम 10 सवाल उठाएं, वो एक भी जवाब नहीं दे, कुछ और ही। अब आज अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, ये पूरा विषय ऑपोजिशन के सपोर्ट की बात कर रहे हैं। चर्चा होगी, अर्थव्यवस्था क्यों बिगड़ेगी? क्या डोमेस्टिक कारण से आखिर 100 विषय चलने ही नहीं देते, जिसमें 90 विषय तो इनको सरकार को करने होते हैं। संसद में तो 2-4 कानून पास कर। पीयूष जी, अब वो 2-4 के पीछे ये बच्चों की तरह रो रहे हैं। नहीं, बट पीयूष जी, सवाल इस बात को लेकर सवाल ये आप कह रहे हैं कि संसद के अंदर चर्चा नहीं होती है, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते हैं, लेकिन जब संसद चलेगी तभी तो चर्चा होगी ना। इनके पास आ सकता था जिससे ये सरकार में इतनी अर्थव्यवस्था बिगड़ती नहीं। क्या टेलीकॉम में इतना बड़ा घोटाला करने की आवश्यकता थी? हर क्षेत्र में, पाताल के नीचे, जमीन पे, आसमान में, हर क्षेत्र पे भ्रष्टाचार करें और फिर चोरी और फिर सीना चोरी। हमको कहें कि नहीं, विपक्ष सहयोग नहीं दे रही है इसलिए हम काम नहीं कर सके। अरे पहले आप क्यों नहीं कोयले की समस्या को हल करें? यानी पीयूष जी, ये पूरा मसला बड़ा उलझा हुआ था मसला। सरकार अपनी जिम्मेदारी लेगी नहीं, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी लेगा नहीं, और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था लगातार बिगड़ती जाएगी। संजय पुगलिया जी, आपने संजय निरुपम को भी सुना और आपने पीयूष गोयल को भी सुना, आपको कहां पे दिक्कत नजर आती है? क्या सरकार जो है वो विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेके नहीं चल रही है, या विपक्ष विशुद्ध रूप से विपक्ष की भूमिका निभा रहा है? और अगर अर्थव्यवस्था गई है तो क्या उसके लिए विपक्ष भी जिम्मेदार है? देखिए, हमारा यह मानना है कि विपक्ष पे जो अर्थव्यवस्था को खराबी की हालत जो हुई है उसके लिए जिम्मेदार बताना बड़ा गलत होगा, एक मिसनॉमर है ये। अगर उन चीजों में जिसमें संसद की सहमति की जरूरत नहीं है उसकी लिस्ट बनाई जाए तो मैं 1000 आइटम आपको गिना सकता हूं इसी वक्त जो सरकार का एग्जीक्यूटिव फैसला था और वो काम उनको करना चाहिए था। कोयला खदानों को देने से इनको कोई नहीं रोक रहा था, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस देने से इनको कोई नहीं रोक रहा था, अपने खुद के बड़े प्रोजेक्ट के लिए उस कार्यक्रम को बढ़ाने या फैसले लेने से, जिसमें मैं इंडो जापानीज रेल फ्रेट कॉरिडोर जैसी चीजें गिना सकता हूं, इनको कोई नहीं रोक रहा था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को वक्त के और पहले लागू करने से इनको कोई नहीं रोक रहा था। रेड टेप को खत्म करने से इनको कोई नहीं रोक रहा था। ये सब सरकार के अपने काम थे जिनको इन्होंने नहीं किया। संसद में जो काम थे वो बड़े फैसले हैं जिस पर अगर सहमति नहीं बनी उसका ब्लेम ठीक है। आप डीटीसी के लिए, जीएसटी के लिए, आप पेंशन और इंश्योरेंस के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी विपक्ष का तर्क है कि उन्होंने सहयोग करने की कोशिश की, ठीक से बात नहीं की गई। जीएसटी के मसले में विपक्ष का इशू नहीं है, राज्यों का इशू है। आपको उनको विश्वास में लेना होगा कि आपका घाटा नहीं होने देंगे, हम आपको पैसा दे रहे हैं और हम लागू करते हैं। एक जीएसटी हमको इस वक्त 2% की जीडीपी बचा के दे सकता था अगर हम उसको लागू कर देते। बिल्कुल संजय, जो बात आप कह रहे हैं। राहुल जी, ये जो संवादहीनता की स्थिति है कि यानी मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो बात ही नहीं करते, वो संवाद स्थापित नहीं करते, वो देश से संवाद नहीं करते, वो विपक्ष के साथ संवाद नहीं करते, वो संसद के अंदर भी बहुत कम बोलते हैं। क्या यह संवादहीनता दरअसल देश के अंदर नेतृत्वहीनता में तब्दील हो गई, जिसका असर आज हमको इकोनॉमी पे दिखाई पड़ रहा है कि जब टफ स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत है तो एक वैक्यूम सा नजर आता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। दिक्कत यह है कि हमारे प्रधानमंत्री, जब से ये आप देखिए रुपए का अवमूल्यन का संकट शुरू हुआ है और लोगों की चिंताएं पूरी दुनिया की और अपने यहां भीतर भी बहुत ज्यादा हुई हैं, उसके बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोले हैं, जबकि इस दौरान देश और जनता उनसे सुनना चाहती थी, अपने सबसे बड़े सर्वोच्च नेता से जो अर्थशास्त्री भी है जानना चाहती थी कि ये क्यों हो रहा है, कब तक चलेगा और सरकार क्या कर रही है, और ताकि उनको कुछ आशा मिले, कुछ आगे के लिए संबल उनको मिले। लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज उनका जो बयान था वो मैंने पढ़ा, शायद संजय पुगलिया उसका बहुत अच्छा हिसाब और अर्थ निकाल सकते होंगे, लेकिन एक सामान्य नागरिक अगर उसको पढ़ेगा तो वो एक राजनीतिज्ञ का या प्रधानमंत्री का बयान नहीं, एक अर्थशास्त्री का अर्थशास्त्रियों के लिए दिया गया बयान है जो अधिकांश लोगों की समझ में नहीं आएगा। दिक्कत यह है कि इन पिछले कई वर्षों में, खासतौर पर पिछले 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री की जो निजी कद है, उनकी विश्वसनीयता है और उनकी जो एक जगह बनी थी वो लगातार खंडित हुई है।
उन पर जिस तरह के हमले हुए हैं उनमें कुछ गलत भी हुए हैं, कुछ सही भी हुए हैं, और जिस तरह के आक्षेप हुए हैं वो बहुत आहत हुए हैं, और आज उन्होंने अचानक एक मौका ढूंढ लिया अपनी उस आहत भावनाओं को प्रकट करने का, और एक ऐसी असाधारण उग्रता दिखाई जिसकी आदत उनसे हम लोगों को देखने की आदत नहीं थी। बिल्कुल। बट संजय पुगलिया जी, जो सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री एक अर्थशास्त्री हैं, बार बार उनके बारे में कहा जाता है वो अर्थशास्त्री हैं, संवाद स्थापित नहीं करते हैं, लेकिन क्या ये गुस्सा उनका अपनी पार्टी के प्रति गुस्सा है जिसको वो खुलकर इजहार नहीं कर सकते हैं कि सोनिया गांधी अगर फूड सिक्योरिटी बिल लेके आना चाहती हैं, अगर लैंड एक्विजिशन बिल लेके आना चाहती हैं, और पिछले 2-3 सालों के अंतर्गत अगर वो सोनिया की अर्थनीति को प्रपादित करना चाहती हैं, जो शायद मनमोहन सिंह उससे सहमत नहीं हो सकते हैं, जो उनको लगता है कि आर्थिक सुधारों की गति को रोकेगा, तो वो गुस्सा विपक्ष पर फोड़ रहे हैं। क्या यह एनालिसिस सही होगा? ये आप कुछ हद तक कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री किसी प्रकार एक तरह के निजी दबाव में रहे होंगे, जहां उन्होंने ऐसी बातें कही जो आम तौर पर उनकी आदत में शुमार नहीं है। व्यक्तिगत बातों में वो नहीं जाते, उनके लिए मौका भी था कि शायद उसको छोड़ करके किसी दूसरे बड़े इशू पर हुक कर देते विपक्ष पर अपना अटैक, लेकिन निजी उदाहरण जो उन्होंने दिए शायद उनकी वो हताशा का ही परिचय रहा होगा। लेकिन जहां तक राजनीतिक नेतृत्व के साथ असहमति का सवाल है, इसमें हम और आप ये बहस कर सकते हैं कि उनके मतभेद हैं, उनकी राय अलग है और पॉलिटिकल लीडरशिप की राय अलग है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मनमोहन सिंह जी को ये अच्छे से पता है कि किस फ्रेमवर्क के अंदर काम करना है, उससे वो पूरी तरह से सहमत हैं। जो राजनीतिक लीडरशिप का डायरेक्शन होगा वो उसी काम को करेंगे, भले ही इसके लिए उनको नरेगा के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए सब्सिडी के पैसे झोंक देना है अर्थव्यवस्था में और उससे महंगाई को बढ़ा देना है। वो जानते हैं कि यह गलत कदम है अर्थशास्त्री के रूप में, लेकिन वो करेंगे क्योंकि उनको वो एग्जीक्यूट करना है जो पॉलिटिकल लीडरशिप का आदेश है। बिल्कुल। संजय निरुपम, जो सवाल मैंने संजय पुगलिया से उस पर आप जवाब देना चाहेंगे? भाई, सोनिया की अर्थनीति मनमोहन की अर्थनीति से मेल नहीं खाती है। मनमोहन सिंह फ्री मार्केट इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, सोनिया जी कहीं ना कहीं उसको सोशलिज्म की तरफ ले जाती हुई नजर आती हैं, और पिछले 1.5-2 सालों के अंतर्गत क्योंकि वोट का तकाजा है, चुनाव जीतना है। आशुतोष, आपका ये पूरा सवाल पूर्णतः काल्पनिक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूपीए की सरकार चल रही है उसके प्रधानमंत्री जी। कांग्रेस पार्टी का प्रारंभ से ही ये एक राजनीतिक दर्शन रहा है कि आम आदमी, गरीब आदमी के कल्याण और विकास के कार्यक्रमों को बनाए जाने चाहिए और लागू करने चाहिए, और बिल्कुल उसी प्रकार से तमाम जो नरेगा से लेकर के अभी आप फूड सिक्योरिटी बिल ले लें या फिर आप लैंड एक्विजिशन का जो नया कानून बन रहा है उसको ले लें, ये कांग्रेस पार्टी के अपने कार्यक्रमों का एक हिस्सा है। और कहीं से भी सोनिया जी कुछ चाह रही है, प्रधानमंत्री कुछ चाह रहे हैं, दोनों के बीच मतभेद है, यह निहायत कल्पना की बात है, ये एक मतलब हाइपोथेटिकल इश्यू है। कृपया करके इन विषयों में न जाएं, इसलिए कि ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को लागू करना एक प्रधानमंत्री का अपना धर्म और दायित्व होता है, उस दायित्व को निभा रहे हैं। रह गई बात एक ओवरऑल इकोनॉमी में जो एक कहीं बजटरी डिफिसिट हो रहा है, करंट अकाउंट डिफिसिट हो रहा है, ये मार पड़ रही है हमारे ऊपर, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, और इसके अलग अलग कारण है, इन कारणों को हम समझ भी रहे हैं, दूर भी कर रहे हैं। ये कहें कि भाई अर्थशास्त्री का दिया हुआ बयान और अर्थशास्त्रियों को समझने लायक बयान, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने बड़े सरल भाषा में कहा कि साहब ये जो गोल्ड का इंपोर्ट है, गोल्ड के प्रति, सोने के प्रति विशेष मोह है जो हमारे देश की एक परंपरा और संस्कृति का हिस्सा रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए कम करिए, क्योंकि इससे इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा इंपोर्ट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रुपए का डिवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि करंट अकाउंट। चलिए संजय जी, आप कम से कम ये तो मानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था है, कुछ तकलीफ है, ये आप मानते हैं, लेकिन पीयूष गोयल जी, ये इसमें कहीं विपक्ष की भी तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, क्योंकि आज वाकई में अर्थ संकट बड़ा है। 4.4 पर आप खड़े हुए हैं, ये 4.4 3.4 हो सकता है, 5.4 होगा, इसकी गुंजाइश नहीं है। तो विपक्ष अपनी राजनीति को छोड़कर, जो चुनावी राजनीति उसको छोड़ के क्यों नहीं प्रधानमंत्री के साथ आता है, सरकार के साथ आता है और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए मदद करने की कोशिश करता है राष्ट्रहित में? आशुतोष, आप तो कमाल की बात कर रहे हो। अर्थव्यवस्था बिगाड़ी किसने? जब 2000, आज तो चिदम्बरम जी और प्रधानमंत्री दोनों ने एक्नॉलेज किया कि जब 2008 में संकट का समय आया, तब बजाय के देश के अर्थशास्त्र को एक सुधारें, उन्होंने फिस्कल डेफिसिट बिगड़ने दिया
और वो पैसा लोन वेवर, मनरेगा वगैरह स्कीम्स में बट अगर आज आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के बदले उन्होंने अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने दिया। अगर आज दरकार है उसको बेहतर करने की, इनको पूछिए पीयूष जी, अगर आज दरकार है बेहतर करने की तो क्या आपकी पार्टी सहयोग करेगी? एक मिनट, अगर आज दरकार है सहयोग की तो क्यों करेगी आपकी पार्टी? अरे भाई साहब सुन तो लीजिए आशुतोष जी, उन्होंने जब अर्थव्यवस्था बिगड़ी और बिगड़ती जा रही थी, तब जब विपक्ष उनको चेतावनी दे रहा था कि भाई बिगड़ रही है, कुछ सुधारो, ये कदम गलत है, भ्रष्टाचार रोको, ठीक सही निर्णय लो, अप्रूवल्स दो प्रोजेक्ट को। आज 4 साल से ऑयल डेवलपमेंट, ऑयल एक्सप्लोरेशन देश में नहीं हो रहा है। 3 साल से केन एनर्जी बोल रहा है कि हमें ऑयल का प्रोडक्शन 3 गुना कर सकते हैं, हमें परमिशन दो। इतने वर्षों से पावर प्रोजेक्ट भूखे पड़े हैं कोयले के लिए, ये लोग कुछ निर्णय नहीं ले रहे। उस सब की जिम्मेदारी तो इनकी है। अब जब उनको राजनीति खेलनी होती है, जब मेरे मुख्यमंत्री, मेरे कोई मंत्री राजस्थान में हो, गुजरात में हो, उनको कुछ तकलीफ में डालना हो, गलत केस करना हो, तब तो ये राजनीति करते हैं। जब तकलीफ में आते हैं तो हमको बोलते हैं हम सपोर्ट नहीं दे रहे। सरकार को तय करना होगा, ताली 2 हाथ से बजती है। वो अगर वो हमारे से समर्थन चाहते हैं तो अगले दूसरे हाथ से हमें थप्पड़ नहीं मार सकते। बिल्कुल राहुल जी, आपने देखा है कि जो पीयूष जी कह रहे हो, संजय निरुपम जी कह रहे हैं कि अगर आपको ताली बजानी, ताली दोनों हाथ से बजेगी, आप और उसके पहले आप मेरे गाल पे थप्पड़ नहीं मारेंगे। यानी ईगो दोनों तरफ से है। जो संवाद की स्थिति सत्ता पक्ष विपक्ष में होनी चाहिए। ईगो तो होगा ही जी। जो वाजपेयी जी के समय थी, राहुल जी, वाजपेयी जी इनको रीच आउट देखिए, आखिर आशुतोष दोनों ही पक्ष। पीयूष जी आपकी इजाजत हो तो कुछ मैं बोल दूं? राहुल जी आप बोलिए। ऐसा है कि राजनीति तो दोनों ही कर रहे हैं। ये कौन कह सकता है कि कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही है, केवल बीजेपी कर रही है, या केवल बीजेपी कर रही है और बीजेपी नहीं कर रही है और कांग्रेस ही कर रही है? तो संसद में, और ये राजनीति और खासतौर पर चुनाव का साल है, तो राजनीति तो दोनों कर रहे हैं। ये मानना कि खाद्य सुरक्षा बिल के पीछे और लैंड एक्विजिशन बिल के पीछे और नरेगा के पीछे कोई राजनीति नहीं थी, शुद्ध अर्थशास्त्र था, ये कोई बच्चा भी नहीं मानेगा। समस्या ये है, हमें याद करना चाहिए कि अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर सुब्बाराव ने एक दिन पहले ही जो अपने अंतिम भाषण में बात कही है, उन्होंने साफ कहा है, उन्होंने दोष दुनिया की अर्थव्यवस्था और मंदी पर उतना नहीं डाला जितना अपने देश के भीतर की गवर्नेंस की कमी पर डाला है। अपनी सरकार की गवर्नेंस की कमियों की ओर उन्होंने साफ ध्यान दिलाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम आशा करते थे कि उसका कुछ संज्ञान लेकर प्रधानमंत्री कुछ रोशनी डालेंगे। पहली बात यह कि उन्होंने अपनी निजी कुंठा को अपनी राजनीति पर, और मैं समझता हूं कि आज के समय उनकी जो जिम्मेदारी थी देश को आशा देने की, उससे ऊपर आ जाने दिया अपनी निजी आहत भावनाओं को, और एक बहस बिल्कुल नई दिशा में मुड़ गई। कोई आशा का संदेश वो नहीं दे पाए हैं। और जो नए आंकड़े आए हैं, उन्होंने खुद उनकी अपनी नीतियों को ही ध्वस्त किया है। सरकार आज अगर मान रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको चलना चाहिए था, उनमें बहुत ज्यादा लैग आ गया है, उनको दोबारा हम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका असर हमें 6 महीने बाद दिखाई देगा, तो ये 6 महीने पहले क्यों नहीं हो सकता था? बिल्कुल राहुल जी, जो सवाल आपने खड़े किए वो सवाल महत्वपूर्ण, और आपने साफ तौर पर कहा कि भाई राजनीति दोनों तरफ से हो रही। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज प्रधानमंत्री संसद के अंदर जो गिरती अर्थव्यवस्था है उस पर भाषण देने के लिए खड़े हुए, और खबर क्या निकल रही है? खबर यह निकल रही है कि क्या किसी मुल्क में आपने सुना है प्रधानमंत्री को चोर है कहता हुआ? और विपक्ष के नेता कहते हैं कि क्या आपने किसी मुल्क में सुना है कि प्रधानमंत्री खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बचाते हैं? तो जब बात चोर और खरीद फरोख्त पर आएगी तो अर्थव्यवस्था पर गंभीर चिंतन और विश्लेषण नहीं होगा। और शायद आज का जो संसद के अंदर बयान था प्रधानमंत्री का, विपक्ष का, वो निराशा पैदा करता है, आशा नहीं पैदा करता, क्योंकि वहां विशुद्ध रूप से राजनीति हुई। इस राजनीति के निहितार्थ क्या है, इस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।